पेट्रोल छिड़क दिया मेरे ऊपर। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोजी। राजस्थान के जालोर जिले में मटकी में पानी पीने की वजह से हुई दलित छात्र की पिटाई और बाद में हुई मौत को लेकर मीडिया में कई थ्योरी सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सरस्वती विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ और बच्चों की तरफ से दावा किया गया है कि स्कूल में पानी का कोई मटका ही नहीं है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि जानबूझकर इसे जातिगत मोड़ दिया जा रहा है। इन मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि वह सरस्वती विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय गए और बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि स्कूल में कोई मटकी नहीं है, सभी बच्चे स्कूल में बने टैंक से पानी पीते हैं। वहीं द मूक नायक नाम के एक वेब पोर्टल ने स्टोरी की है जिसमें दावा किया गया है कि दलित छात्र इंद्र को मटकी का पानी पीने की वजह से ही बुरी तरह पीटा गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों से बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें मृतक इंद्र मेघवाल के साथी छात्र बता रहे हैं कि मटके से पानी पिया था, इसलिए इंद्र को टीचर ने बहुत मारा, बचाने भी नहीं आया कोई। हालांकि इस मामले में मृतक छात्र के परिवार और इंद्र कुमार के साथ पढ़ने वाले उसके भाई ने बताया है कि टीचर छैल सिंह ने बच्चे की पिटाई मटकी छूने की वजह से ही की थी। पिटाई के बाद बच्चे के कान से खून निकल गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने मेडिकल से बच्चे को दवाई दिलवा दी, लेकिन तकलीफ बढ़ती गई और इलाज के दौरान 13 अगस्त को अहमदाबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले को लेकर अब तक गहलोत सरकार का जो रवैया रहा है उसको लेकर कांग्रेस सरकार घिर रही है। खासकर मृतक छात्र के परिवार को दी गई आर्थिक सहायता को लेकर मुख्यमंत्री ने इस मामले में 5 लाख का मुआवजा तय किया था, लेकिन सामाजिक संगठनों के बढ़ते विरोध के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने परिजनों से मुलाकात की और बाद में कांग्रेस कमेटी की ओर से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किल यहीं खत्म होती नहीं दिख रही। राजधानी जयपुर से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां के कुछ दबंगों ने एक दलित महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसी महिला शिक्षक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। घटना जयपुर के गांव रायसर की है। जानकारी मिली है कि अनीता रैगर नाम की इस महिला ने दबंगों को कुछ पैसे उधार दिए थे। उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पैसे वापस मांगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वीणा मेमोरियल स्कूल की 32 वर्षीय टीचर अनीता रेगर अपने 6 साल के बेटे राजवीर के साथ स्कूल जा रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने घेर कर हमला कर दिया। अनीता खुद को बचाने के लिए पास ही में कालू राम रैगर के घर में घुसी। उन्होंने तुरंत 100 नंबर और रायसर थाने को सूचना दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। इधर आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर अनीता को आग लगा दी। यह बयान अनीता की मौत से एक दिन पहले का है, जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पेट्रोल छिड़क दिया मेरे ऊपर। सरस्वती ने सुरक्षा उसकी बेटे की पूजा निश्चित कर फरार हो गए। जब तक मैं चलती है तब तक वो देखते रहे। आखिरी में बस छोड़ के बाद रवाना हो गए। मैं वैसे वैसे जलती गई और जल के वो तमाशा देखते रहे। तमाशा देख के जैसे मैं धरती पे बेहोश होके गिरी, वो वहां से रवाना हो गए और बोल गए कि शाम को तेरे पति के साथ भी यही हाल होगा। सवाल उठता है कि राजस्थान में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं। 14 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने SC और ST के खिलाफ होने वाले अत्याचार में दर्ज हुए मामलों की जानकारी दी। इसके मुताबिक प्रदेश में पिछले 5 सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2016 में SC और ST के खिलाफ 6,329 मामले दर्ज हुए। 2020 में ये आंकड़े बढ़कर 8,744 हो गए थे। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण की रोकथाम के तहत 2016 में 6,329 मामले दर्ज हुए हैं। 2017 में 5,222 और 2018 में 5,563 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 8,418 मामले दर्ज किए गए और 2020 में 8,744 मामले दर्ज हुए। गौरतलब है कि SC और ST पर दर्ज हुए मामलों में सजा की दर में गिरावट देखी गई है।
आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 1121 दोषियों को सजा मिली। 2020 में आंकड़ा घटकर 686 पर पहुंच गया, यानी कि कुल 8744 मामलों में सजा की दर 7.84% रही, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। वहीं 2016 में एससी और एसटी के खिलाफ किए गए अपराधों में 680 मामलों में आरोप साबित हुए, जो साल भर में दर्ज कुल मामलों का 10.74% है। इसी तरह 2017 में दर्ज मामले में 1845, 2018 में 712, 19 में 1121, 20 में 686 मामलों में आरोप साबित हुए। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक राजस्थान में एससी एसटी समुदाय को कई तरह के अत्याचारों को झेलना पड़ा है। इन अपराधों में अंतर्जातीय विवाह से लेकर दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं देने जैसी विवाद भी हैं। ये आंकड़े यह बताने को काफ़ी हैं कि राजस्थान सरकार अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रही है। फिलहाल बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ी करने वाले कांग्रेस के लिए अपने राज्य को दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम इंसानियत के नाते इस तरह के जघन्य अपराध पर सरकार को बेहद सख्त होने की ज़रूरत है। गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने अपने गुनहगारों की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरे पूरे परिवार को ख़त्म किया, वो सभी रिहा कर दिए गए, अब वो आज़ाद घूम रहे हैं, ये सुनने के बाद मैं सुन्न हो गई हूँ। मेरा न्याय से भरोसा कमज़ोर हो रहा है। बिल्किस ने जो कहा वह किसी भी महिला को अंदर तक हिला कर रख देगा। वो कहती हैं, 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को जब मैंने सुना कि मेरे परिवार और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, मुझसे मेरी 3 साल की बेटी को छीनने वाले 11 दोषियों को आज़ाद कर दिया गया है, तो 20 साल पुराना भयावह अतीत मेरे सामने मुंह बाए खड़ा हो गया। मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं, मैं सदमे में हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि किसी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे ख़त्म हो सकता है। मैंने अपने देश की न्यायालय पर भरोसा किया, मैंने सिस्टम पर भरोसा किया और मैं धीरे धीरे अपने ट्रॉमा के साथ रहना सीख रही थी। मेरा दुख और डगमगाता भरोसा मेरे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो कोर्ट में इंसाफ की जंग लड़ रही है। एक तरफ बतौर महिला बिल्किस बानो का दर्द और असुरक्षा का माहौल, वहीं दूसरी तरफ ये महिला हैं जो इन दोषियों को क्षमा नीति के तहत मिली रिहाई पर माला पहनाकर नायक की तरह स्वागत कर रही हैं। 15 अगस्त को आज़ाद हुए इन कैदियों का नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वहानिया, प्रदीप मोडिया, बाका भाई वहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। दरअसल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत बिल्किस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को गोधरा उप जेल से रिहा कर दिया। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सीधे सीधे गुजरात सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ तथ्य सामने रखे हैं। अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के 11 अभियुक्तों को अभयदान दिया, उनको रेमिशन दी, उनकी जल्दी रिहाई करने का आदेश दिया। नए सवाल और कुछ नए तथ्य सामने आए। तथ्य नंबर 1, गुजरात सरकार ये दावा करती है कि यह रिहाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुई है, जबकि सच यह है सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए आदेश दिया था। क्या निर्णय होगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो ये निर्णय पूरी तरह से कार्यपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका का नहीं है। नंबर 2, किसी भी अपराध जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने जांच की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी, उसमें राज्य सरकार सीआरपीसी की 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती, उसको केंद्र सरकार की सहमति से ही निर्णय लेना होगा। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, क्या आपकी सहमति थी कि इन 11 अभियुक्तों को, बलात्कार के अभियुक्तों को, हत्या के अभियुक्तों को जल्दी रिहाई दी जाए और माफी दी जाए? और अगर नहीं थी तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप गुजरात की अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा एक और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कहा यह जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा कि 1992 की नीति के तहत यह क्षमादान दिया गया, यह रिहाई की गई। सच यह है कि 8 मई 2013 को 1992 की यह नीति समाप्त कर दी गई थी
गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा समाप्त की गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उसके तहत आप किसी को माफी कैसे दे सकते हैं, किसी की रिहाई कैसे कर सकते हैं, वो झूठ है। ये अपने आप में एक गैरकानूनी बात है। और अगर 2014 के नीति के तहत की गई है, तो 2014 की नीति में जो हत्यारे हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है या सामूहिक बलात्कार किया है, वह बिल्कुल इस तरह की नीति में माफी उनको नहीं मिल सकती, उनकी जल्दी रिहाई नहीं हो सकती। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह, दोनों गुजरात के हैं, दोनों को सामने आकर इनके जवाब देने चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ सवाल भी दागे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह बात लाई गई कि 8 मई 2013 को 1992 की नीति को समाप्त कर दिया गया था? दूसरा सवाल, जेल सलाहकार समिति में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इन अभियुक्तों को रिहा और क्षमा करने की अनुशंसा की थी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2008 में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सजा पर मुहर लगाई। सभी दोषियों ने 15 साल से अधिक वक्त की सजा काट ली थी। इस आधार पर इनमें से एक अभियुक्त राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई। दरअसल उम्र कैद की सजा पाने के वाले कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार आदि के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने को कहा और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले। आज की दोनों खबरों में कटघरे में प्रदेश सरकार है। सवाल उठता है कि आप किसी खास पार्टी की सरकार के पक्ष में हैं या फिर बतौर नागरिक पीड़ित परिवार के पक्ष में। आखिर में एक वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर का बताया गया है। दावा किया गया है कि कथावाचक को पत्नी ने बंद कमरे में शिष्या के साथ पकड़ा, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। ये मेरे को मारा, इसलिए उनने कमरे बचाने के लाने कमरे। अच्छा। ये सेक्सी बाबा है, सेक्सी बाबा। ये शीशा बना के सेक्सी बाबा देखो। तो शीशा क्या करेगा? शीशा बात कराओ तो भाई, चाचा से बात कराओ। ये शीशा है घर। हाँ, मेडिकल कराओ तो शीशा का। महिला को देख लो ना, इसकी जिंदगी खराब कर। महिला को देखो। अच्छा, पत्नी होना और भक्त होना दोनों कितनी अलग बातें हैं, इसका अंदाज़ा इस बातचीत से लगा सकते हैं। नमस्कार।